ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? जब पूरा वर्ल्ड ठप पड़ा हुआ है तब आपको फार्मर बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? लेबर बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको बीपीसीएल, एचपीसीएल, एयर इंडिया बेचने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो पूरा जब वर्ल्ड ठप पड़ा हुआ है तब रात के 2 बजे तक संसद काम कर रही है। बट फिर भी हमने देखा कि हमारे खेती बाड़ी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि आप तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, आपने तो भीड़ इकट्ठी करके रखी है, अगर आप भीड़ इकट्ठी करोगे तो उससे कानून नहीं रद्द होंगे। इसके बारे में आपका क्या विचार है? यही वो भीड़ है, यही वो पंजाब के लोग हैं, यही चंडीगढ़, यही हरियाणा के लोग हैं जिन्होंने 3-4 महीने से आंदोलन करके बीजेपी का सफाया पंजाब से कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की जो संसद है ये बिजनेस नहीं करेगी, ये कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं चलाएगी, हम सब पब्लिक सेक्टर बेचेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अगर किसान अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो उनको खालिस्तानी बताते हैं, तो देशभक्त कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग। अगर एससी के लोग यानी शेड्यूल कास्ट के लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो उनको नक्सलवादी बोलते हैं। अगर मुसलमान अगर अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो उनको आतंकवादी बोल देते हैं। जो एक वर्ग बीजेपी आरएसएस के जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ है, और ये आज से नहीं है, इस देश को जब संविधान बनाया जा रहा था उस दिन से ये लोकतंत्र के खिलाफ है। एक तरफ आप कह रहे थे कि हम 1 साल में 5 करोड़ 10 करोड़ नौकरियां देंगे, आप जो नौकरियां है हमारी वो भी छीन रहे हो। कल को बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, ये सारे रिलायंस, टाटा, अंबानीज, इनको बेच देंगे। आज आप देख रहे हो फार्मर बिल, ये क्यों? देखिए, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, ये लाखों लोग 3 महीने से बैठे हुए हैं, क्या ये सभी लोग गलत हैं? अंग्रेजों के वर्किंग स्टाइल में आज बीजेपी अपना काम कर रही है कि अगर किसान 4 महीने अपने बीवी बच्चों के साथ, ठंड में, बारिश भी हो गई थी, ठंड में अगर बैठ सकते हैं तो हम तो अपने बैंक के कर्मचारी 1 दिन 2 दिन का आंदोलन तो कर ही सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है इस आंदोलन की वजह से, और ये जो चिंगारी यहाँ से निकली है पंजाब की धरती से, ये पूरे देश में ज्वाला बन के जरूर उभरेगी। नमस्कार, और मैं हूं जसनूर धवन। आपने बहुत से आंदोलनों के बारे में सुना होगा, बट आज आपको बता दें कि संविधान सुरक्षा आंदोलन भी चल रहा है। और ये क्या जरूरत पड़ गई लोगों को कि संविधान सुरक्षा आंदोलन हमें करना पड़ा, क्योंकि भारत को विश्व भर की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, बट फिर भी हम अपना संविधान बचाने की ओर लगे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है BR अम्बेडकर के द ग्रेट ग्रैंड सन जनाब राज रतन अम्बेडकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, जय भीम। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं, हमने जरूर सुना होगा, बट संविधान सुरक्षा आंदोलन, भारत जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है विश्व भर की, उसमें संविधान सुरक्षा आंदोलन की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जब संसद बेलगाम हो जाती है और ऑपोजिशन अपना मुंह तक नहीं खोलती, तब देश के लोगों को आगे आना होता है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमने, जैसे आपने कहा कि अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, 2020 में जब हम लोगों ने ये मीटिंग ली, हमने देखा कि एक ही कॉज के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। संविधान को बचाने के लिए साउथ में अलग से मूवमेंट चल रही है, नॉर्थ में अलग मूवमेंट चल रही है। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, संविधान सुरक्षा आंदोलन, कि जहाँ जहाँ पर संविधान को बचाने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ पर संविधान के बचाने की मूवमेंट चल रही है, इन सभी लोगों को इकट्ठा लाया जाए। और फिर हमने संविधान सुरक्षा आंदोलन की स्थापना की, जिसमें भारत भर के लोग यहाँ पर इसमें है। इसमें सिख है, इसमें मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और काफ़ी कल ही हम लोगों ने अकाल तख्त के जो चीफ हैं हरजिंदर सिंह जी, इनसे मुलाकात की है, और वो भी आज हमारे संविधान सुरक्षा आंदोलन के प्रेसिडियम में, यहाँ पर कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सभी प्रेसिडियम का हिस्सा होता है। तो इस संविधान सुरक्षा आंदोलन में कल हमने जब अकाल तख्त के जो जत्थेदार हैं हरप्रीत सिंह जी, उनके घर पर मुलाकात की, और उन्होंने इस प्रेसिडियम का हिस्सा होने के लिए एग्री किया है।
तो सभी लोग जो इस देश के संविधान को मानते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, ये सभी लोग इस संविधान सुरक्षा आंदोलन के अब भाग है, हिस्सा है। अब अपने स्तर पर अपने अपने स्टेट में सभी लोग संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से जो प्रोविजंस हमको मिले हैं, जो सेफगार्ड्स हमको मिले हैं संविधान के माध्यम से, आज इस देश का मुस्लिम, आज इस देश का सिख, क्रिश्चियन, बाकी माइनॉरिटीज, ये अगर सेफ है तो ये संविधान की वजह से है। और इसलिए ये जागरूकता हम लोगों में ला रहे हैं। और जो ड्रैकोनियन लॉज अब बन रहे हैं, हमने देखा है कि जब लॉकडाउन हुआ तो पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व ठप्प था, पूरा विश्व बंद था। लेकिन भारत की एक संस्था ऐसी है जो रात के 2 बजे तक काम कर रही थी, और वो है भारत की संसद। रात के 2-2 बजे तक ये लोग लॉज बना रहे थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? जब पूरा वर्ल्ड ठप पड़ा हुआ है, तब आपको फार्मर बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? लेबर बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको बीपीसीएल, एचपीसीएल, एयर इंडिया बेचने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो पूरा जब वर्ल्ड ठप पड़ा हुआ है, तब रात के 2 बजे तक संसद काम कर रही है। संसद काम कर रही है। ये इसलिए काम कर रही थी ताकि इस देश में जो सेफगार्ड हमको मिले हैं, देखिए पब्लिक सेक्टर, आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की जो संसद है ये बिजनेस नहीं करेगी, ये कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं चलाएगी, हम सब पब्लिक सेक्टर बेचेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पब्लिक सेक्टर की जो निर्मित हुई है, ये पैसे कमाने के लिए नहीं हुई है, ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए एक किया हुआ एक्सपेरिमेंट है कि जो तबके के लोग स्कूलों में नहीं लिए जाते थे, उनको नौकरियां मिले, वो अपनी प्रगति के लिए वहां पर आए। पब्लिक सेक्टर के वजह से एससी एसटी के लोग मैनेजर पद पर जा पहुंच गए। आज इस पब्लिक सेक्टर को बेचकर ये उस एससी एसटी के लोगों को फिर से 2500 सालों की गुलामी में डालना चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रॉफिट के लिए नहीं होती। प्रॉफिट के लिए आपको रिलायंस है, प्रॉफिट के लिए आपको बाकी के कंपनियां है। आज आप लोग देश में, बाबा साहब ने जब देश का संविधान बनाया, तब बाबा साहब ने कुछ सेक्टर हमेशा कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, ये लिखा हुआ है। देश का ऑर्डिनेंस, देश की सुरक्षा यंत्रणा, ये आपको कभी भी प्राइवेटाइज नहीं करनी है। आज हम देख रहे हैं कि रिलायंस को आप राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, जिस रिलायंस को डिफेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी कंपनी एक रात में डिफेंस की कंपनी रजिस्टर करती है और वो राफेल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाती है। कल को बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, ये सारे रिलायंस, टाटा, अंबानीज, इनको बेच देंगे। आज आप देख रहे हो फार्मर बिल, ये क्यों? देखिए, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, ये लाखों लोग 3 महीने से बैठे हुए हैं। क्या ये सभी लोग गलत हैं? ये स्मृति ईरानी कहती है कि इन लोगों को लॉ समझ में नहीं आया, इन लोगों को लॉ समझ में नहीं आया, अनपढ़ है, खालिस्तानी है। देखिए, ये भी एक बहुत अजीब ट्रेंड चलाते हैं। अगर एससी के लोग, यानी शेड्यूल कास्ट के लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो उनको नक्सलवादी बोलते हैं। अगर मुसलमान अगर अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो उनको आतंकवादी बोल देते हैं। और अगर सिख अपने हक और अधिकार की, फिर सिख में भी नहीं कहूंगा मैं, अगर किसान अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो उनको खालिस्तानी बताते हैं। तो देशभक्त कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग? क्या हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देशभक्त बताएंगे, जो टेररिज्म के गुनाह के लिए जेल में आज बेल पे है, वो मुक्त भी नहीं हुई है? क्या हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देशभक्त के सर्टिफिकेट देंगे? तो ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जो कोई भी अपने हक और अधिकार की बात करेगा वो देशद्रोही है। तो ये सारा मामला जो चल रहा है, इसके लिए हमको इकट्ठा लड़ाई देने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि सिख भाई या हमारे जो फार्मर्स है वो अलग आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि लॉकडाउन में जब कोई स्कूल इंस्टीट्यूशन शुरू नहीं थी, तब नीट की एग्जाम ली गई। स्टूडेंट्स विनती कर रहे थे कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है, हमको नीट आज मत लो। कितने स्टूडेंट्स ने एक ही रात में सुसाइड कर लिया क्योंकि नीट नाम की एग्जाम वो पोस्टपोन नहीं कर रहे थे।
यानी आप बाकी जो चीजें हैं वो आगे ढकेल रहे हो, लॉकडाउन पे बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन नीट आप लोग ले रहे हो। तो स्टूडेंट्स का आंदोलन अलग चल रहा है, इसलिए हमने एक आंदोलन ऐसा तैयार किया जो इस देश के मजलूमों का आंदोलन हो। जो भी ऑपरेस्ड है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो। आज एम्प्लॉयज के लिए देखो लेबर बिल इंट्रोड्यूस किया। 8 घंटे की नौकरी बाबा साहब ने संविधान में अंकित करवाई है कि हर एक एम्प्लॉय को 8 घंटे से ऊपर आप उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हो। आज 8 घंटे से 12 घंटे करवा रहे हो, 12 घंटे की शिफ्ट करवा रहे हो, और उनको ओवर टाइम और ये प्रोविजंस हटा दिए। जो शिफ्ट एक दिन में 3 शिफ्ट चलती थी, आज 2 पे आ गई है, और बाकी का जो शिफ्ट में वर्कर्स काम कर रहे थे वो कट हो गया। तो एक तरफ आप कह रहे थे कि हम 1 साल में 5 करोड़ 10 करोड़ नौकरियां देंगे, आप जो नौकरियां है हमारी वो भी छीन रहे हो। तो ये सिर्फ नौकरी छीनने का, एजुकेशन छीनने का, जमीन छीनने का नहीं, हमारे संवैधानिक अधिकारों को छीनने की बात यहां पर चल रही है। इसलिए ये सारे लोग जो परेशान हो रहे हैं वो एक ही वजह से हो रहा है कि हमारे संवैधानिक अधिकार हम लोग लूज कर रहे हैं। देखिए, जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी और उन्होंने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटीड, उसी तरह की आज सिचुएशन है भारत में कि ये जो लोकतंत्र हमको मिला है संविधान के माध्यम से, ये हमेशा बना नहीं रहेगा। ये हम इसको बोल नहीं सकते कि हजारों साल तक इस देश का लोकतंत्र बचेगा। कमला हैरिस ने एक अच्छी बात की कि लोकतंत्र गारंटी नहीं होती, उसकी डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं होती। जब तक डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग उस देश में नहीं होते तब तक डेमोक्रेसी गारंटीड नहीं होती। और आज मुझे किसानों के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से ये दिखाई देता है कि जो एक वर्ग बीजेपी आरएसएस के जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ है, और ये आज से नहीं है, इस देश को जब संविधान बनाया जा रहा था उस दिन से ये लोकतंत्र के खिलाफ है, उस दिन से ये संविधान के खिलाफ है। और जब अब ये पावर में आ गए हैं तो ये संविधान को और लोकतंत्र को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि आज लोकतंत्र को बचाने वाले लोग आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फार्मर्स हो। लेकिन इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है ताकि ये आवाज देश की आवाज बने, ये ऑप्रेस्ड लोगों की आवाज बने, जो मजलूम है उन लोगों की आवाज बने। इसलिए संविधान सुरक्षा आंदोलन हमको फॉर्म करना पड़ा। और सभी जहां जहां पर चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, हम कास्ट और रिलीजन बेस्ड मुद्दे नहीं, देश के मुद्दों को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। और जहां पर देश के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश होगी वहां पर संविधान सुरक्षा आंदोलन फाइट करेगी। राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, बट फिर भी हमने देखा कि हमारे खेतीबाड़ी मंत्री हैं, वो कहते हैं कि आप तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, आपने तो भीड़ इकट्ठी करके रखी है, अगर आप भीड़ इकट्ठी करोगे तो उससे कानून नहीं रद्द होंगे। इसके बारे में आपका क्या विचार? देखिए, आज ये जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं ये अंदर से डरे हुए हैं, इन्हें पता है, ये एक कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि हम संसद में अब मेजॉरिटी में है, हम चाहे वो कानून बना लेंगे, हमारा ऑपोजिशन भी कुछ नहीं कर सकती, ऑपोजिशन भी मुंह चुप करके बैठी हुई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि संसद में आप मेजॉरिटी में होंगे, देश में हम मेजॉरिटी में है, देश में हम मेजॉरिटी में है। आज ये लोग 3 महीने से ऊपर हो गए, ये सभी लोग आज रास्तों के ऊपर बैठे हुए हैं। इनका ये जो कहना है कि भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आज आप देख रहे हो कि इसी पंजाब में कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले लोकल बॉडीज की इलेक्शंस हुई, बीजेपी का सफाया हो गया। यही वो भीड़ है, यही वो पंजाब के लोग हैं, यही चंडीगढ़, यही हरियाणा के लोग हैं जिन्होंने 3-4 महीने से आंदोलन करके बीजेपी का सफाया पंजाब से कर दिया है। तो ये कहना कि भीड़ से कुछ नहीं होगा, अगर ये नहीं होता तो आज हम आजाद भी नहीं हुए होते। हमने क्रांति दिन मनाते हैं 9 अगस्त को, अगर भीड़ से कुछ नहीं होता तो हम आज आजाद भी नहीं हो गए होते। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी अंग्रेजों के वर्किंग स्टाइल में आज बीजेपी अपना काम कर रही है।
तो अक्सर मैंने किसी से सवाल किया था, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, तो उनका जवाब आया कि अब हमारा देश सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि अगर लोग वहां बैठे हैं तो जागरूक होकर बैठे हैं, तो अब हमारा देश सही दिशा में जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जब किसान आंदोलन में गया और मुझे संयुक्त किसान मोर्चा के स्टेज पर अपनी बात करने का मौका मिला, 4 मिनट का समय था, तो उस 4 मिनट में मैंने ये कहा कि किसान आंदोलन से पहले हम लोगों के दिलों में डर था कि इस देश के संविधान का क्या होगा, इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, ये टिक पाएगा कि नहीं। लेकिन मैंने उनको जब कहा कि आप लोगों को देखकर आज मेरे मन में कॉन्फिडेंस आया है कि बीजेपी नहीं, और 100 साल तक भी बीजेपी इस देश में रहे ना, तब भी इस देश के लोकतंत्र के बाल को भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग आज जागरूक हो चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, आज हमारे एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी वर्ग है, वर्कर्स है, लेबर है, ये सभी लोग आज आगे आ रहे हैं। हमने देखा कि बैंक्स की स्ट्राइक हुई, कई सारे बैंकों ने आवाज उठाया कि हम इसको बेचने नहीं देंगे। आज ये लोग आगे आ रहे हैं। ये आवाज उठाने का जो कॉन्फिडेंस है, ये किसानों के आंदोलन से आया है कि अगर किसान 4 महीने अपने बीवी बच्चों के साथ, ठंड में, बारिश भी हो गई थी, ठंड में अगर बैठ सकते हैं, तो हम तो अपने बैंक के कर्मचारी 1 दिन 2 दिन का आंदोलन तो कर ही सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है इस आंदोलन की वजह से, और ये जो चिंगारी यहां से निकली है पंजाब की धरती से, ये पूरे देश में ज्वाला बन के जरूर निकल उभरेगी। आपको विश्वास है कि अभी आंदोलन अपनी शिखर पे है और जीत के ही वापस आएगा? ऑब्वियसली हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने अपने आंदोलन को आगे लाया है और जिस तरह से उन्होंने कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होके अपने जो मुद्दे हैं उसको कितनी कोशिशें की गई, इसमें बीजेपी के लोग छोड़े गए, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर दी गई, लेकिन फिर भी आज किसान अपने जो स्टैंड है उससे वो डगमगाया नहीं है, और 100% ये सक्सेस इन लोगों के झोली में होगा। हाँ, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। भारत का इतिहास ही है कि हम लोगों को संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो ये संघर्ष, लेकिन इसमें भी एक मजा है, जो कमला हैरिस ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने में एक अलग मजा है। तो आज हम लोग इस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सारी मूवमेंट कर रहे हैं। आपके दादाजी चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और आज आप उसी को बचा रहे हैं। जी, ये मेरा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश के लोकतंत्र का हम लोगों को बचाव करना है। बाबा साहब ने उस समय कहा था कि हम पहले हिंदू है, हम पहले बौद्ध है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये भावना हम लोगों में नहीं होनी चाहिए। हम लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि हम पहले भारतीय है और अंतिमता भी भारतीय है। और इसलिए वो जो सेक्युलर फैब्रिक है इस देश का, जिसको ये लोग तोड़ मरोड़ना चाहते हैं, इस देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, तो मुझे बताओ, अगर इस देश को आप हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हो तो इस देश का मुसलमान कहाँ जाएगा, इस देश का बौद्ध कहाँ जाएगा, इस देश का सिख कहाँ जाएगा, इस देश का आदिवासी कहाँ जाएगा? तो ये देश अनेकता में जो एकता इस देश की है, वो सेक्युलर फैब्रिक हम लोगों को इस देश में बचाना है। और इसलिए बाबा साहब ने जो प्रियम्बल में दिया है इस देश के कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आज मुझे दिखाई देता है कि आज हम लोग सिख और मुस्लिम या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो लोगों में आज जागरूक हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू। देखते रहो ऑन एयर। कैमरामैन सतवंत दे नाल जसनूर तविन ऑन एयर लुधियाना।